हेलो वेलकम नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के पूरे 50 प्रश्नों को कवर करेंगे और 50 प्रश्न के इस तरीकों को देखेंगे कि ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर वीडियो में आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों तो आप जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? सबसे पहला प्रश्न कि पर्यावरण किससे बनता है? तो जैविक घटकों से बनता है, कि भू आकृतिक घटकों से बनता है, कि अजैविक घटकों से बनता है, कि उपयुक्त सभी से बनता है। आपको बता दें दोस्तों, जो आपका पर्यावरण होता है, पर्यावरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण को जब आप तोड़ेंगे तो यह परिधन के आवरण में टूटेगा। किस में टूटेगा दोस्तों? तो परिधन के आवरण में टूटेगा। और परि का मतलब होता है दोस्तों चारों तरफ से। इसका मतलब क्या होता है? चारों तरफ से। और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। याद रखेंगे, जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलते हैं। चाहे वो आपका कोई पदार्थ हो, चाहे आपका वायुमंडल हो, ये सभी को क्या बोलेंगे दोस्तों? ये सभी पर्यावरण के हिस्सा है। यहीं पे प्रश्न आपका बना है कि पर्यावरण किससे बना है? तो पर्यावरण जैविक घटकों से भी बना है, भू आकृतिक घटकों से भी बना है, अजैविक घटकों से भी बना है, अर्थात पर्यावरण का निर्माण उपयुक्त सभी से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि जैविक घटक क्या होते हैं, यह प्रश्न आपका बन सकता है कि पर्यावरण घटक के जैविक घटक क्या होते हैं। तो पर्यावरण के कौन जैविक घटक है निम्न में से? तो आप क्या बोलेंगे? पौधे हो गया। याद रखेंगे, जैसे पौधे को क्या बोलते हैं? पर्यावरण का जैविक घटक बोलते हैं। आपका पौधे हो गया, आपका जानवर हो गया, आपका सूक्ष्म जीव हो गए। कौन हो गया दोस्तों? तो आपका सूक्ष्म जीव हो गया, आदि सभी क्या कहलाते हैं? तो ये आपके पर्यावरण के जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये आपके जानवर हो गए, गाय भैंसे हो गई, ये सभी क्या है दोस्तों? तो पर्यावरण के जैविक घटक हैं। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि भू आकृतिक घटक क्या होते हैं, तो भू आकृतिक घटक में जैसे आप लोगों का पहाड़ हो गया, आपका पठार हो गया, आपका मैदान हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, ये सभी भू आकृतिक घटकों के उदाहरण हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अजैविक घटक, तो अजैविक घटक में आप देखेंगे वायु को क्या बोलते हैं? अजैविक घटक बोलते हैं। मिट्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो अजैविक घटक बोलते हैं। जल को क्या बोलते हैं? तो अजैविक घटक बोलते हैं। जैसे आपका तापमान हो गया, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको अजैविक घटक बोलेंगे। याद रखेंगे, पर्यावरण किससे बनता है? तो जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, अर्थात सभी से बनता है। आप देखेंगे यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है परिधन के आवरण, अर्थात जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए, चाहे वह पदार्थ हो, चाहे वह आपको प्राकृतिक हो, चाहे मानव निर्मित हो, चाहे आपका आपका सजीव हो, चाहे आपका निर्जीव हो, चाहे आपका जैविक हो, चाहे आपका अजैविक हो, चाहे भू आकृतिक घटकों के उदाहरण हो, सभी क्या है दोस्तों? पर्यावरण के एग्जाम्पल हैं। यही पर्यावरण इससे बनता है। इस बात को याद रखेंगे। इससे क्या बनता है दोस्तों? तो इसी से आपका पर्यावरण बनता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक ना? आगे देखते हैं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है और सभी लोगों को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष के 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसको आप लोग याद रखेंगे। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे कहीं भी पूछे कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष के 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पृथ्वी दिवस, अगर आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट दिवस मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीजें पूछ लेता है पर्यावरण में। आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष के 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपका ओजोन दिवस, याद रखेंगे, ओजोन संरक्षण दिवस या इसी को बोलते हैं ओजोन दिवस। ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहीं पे विश्व जल दिवस, याद रखेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो आपका 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? तो 22 मार्च को मनाते हैं। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस, याद रखेंगे, या जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस, मृदा
संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीटेट में एक बार बना था कि विश्व गौरैया दिवस, याद रखेंगे, ये बना है प्रश्न कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष के 20 मार्च को मनाते हैं। क्या? विश्व गौरैया दिवस। आगे देखते हैं विश्व वन दिवस कब मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व वन दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व वन दिवस जो होता है वह 1 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका यूपी टेट में बना है कि वन महोत्सव दिवस कब मनाते हैं या वन दिवस कब मनाते हैं, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। इसको बहुत तरह से घुमा देता है प्रश्न को कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाते हैं। तो वन महोत्सव सप्ताह जो होता है ना, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का जो समय होता है ना, इसको वन महोत्सव दिवस के नाम से मनाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। एक बार आपका यूपी टेट में यह भी प्रश्न बना है कि सबसे बड़ा दिन क्या है? उत्तरी गोलार्ध का। ऐसे प्रश्न बना था कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, याद रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन अगर पूछेगा दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। अगर बड़ा दिन 21 जून है तो बड़ी रात भी क्या होगा, छोटी रात क्या होगी दोस्तों? तो 21 जून होगी। याद रखेंगे 21 जून की जो रात होगी ना, वो भी क्या होगी दोस्तों? सबसे छोटी होगी। दिन तो बड़ा हो गया तो रातें क्या होगी भाई? छोटी होगी। इस चीज को भी आप लोग याद रखते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। आपको बता दें दोस्तों, अगर ये नोबेल गैसों की बात क्या है तो याद रखेंगे नोबेल गैस को अक्री गैस का नाम भी देते हैं। और याद रखेंगे बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह गैसें को उत्कृष्ट या अक्री गैस का नाम देते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? इसको उत्कृष्ट या इसको अक्री गैस का नाम देते हैं। यह क्रिया नहीं करती है जल्दी, इस बात को याद रखेंगे। और जब इसको आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो आवर्त सारणी में जब जो आपका 18वां समूह है ना, कौन सा समूह दोस्तों? तो 18वां समूह, इसमें सब गैसें पाई जाती हैं। आपको बता दें, अगर गैसों की बात करें तो आपका हीलियम हो गया दोस्तों, एच बोलते हैं। आपका नियान हो गया, आपका आर्गन हो गया, आपका क्या हो गया? क्रिप्टान हो गया, आपका जीनान हो गया और आपका रेडान हो गया। ये आपकी मुख्य गैसें, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जेडान। ये बात को याद रखेंगे। रेडान इसको बोलते हैं, आर्यन को रेडान बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? आपको बता दें, वायु में हीलियम भी पाई जाती है, आपका आर्गन भी पाया जाता है, आपका नियान भी पाया जाता है। हर चीज गैस से पाई जाती है लगभग मात्रा में। लेकिन जो आपका रेडान है ना दोस्तों, ये नहीं पाया जाता। इस बात को आप याद रखेंगे। कौन सी गैस नहीं पाई जाती? तो आपका रेडान नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर रेडान की बात करें तो यह जो होता है ना, यूरेनियम और थेरियम के रेडियोधर्मी से क्षय से निकलती है। जो ये आपका गैसें होती है ना, यूरेनियम और आपका रेडियम, जो 2 प्रकार के तत्व होते हैं, जब आपस में यह अभिक्रिया करते हैं तो यह रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं और इनके क्षय से गैसें निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडान गैस का नाम देते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यह जो है ना, आवर्त सारणी के 18वें समूह में पाई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ आपको यहीं से बता दूं, अगर गैसें से चीज़ें बनी हैं तो आपका यूपी टेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम समय लेते हुए मैं चीज़ों को बढ़ा दे रहा हूं। एलपीजी का बनता है, इसको रसोई घर में इसका प्रयोग करते हैं। फुल फार्म पूछता है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका प्रयोग हम रसोई घर में करते हैं और इससे जो प्रदूषण होता है बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। आपको एक सीएनजी से भी बनता है, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या जिसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो इसका प्रयोग वाहनों में करते हैं और इससे जो प्रदूषण होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है। यहाँ पे एक गैस बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको CO बोलते हैं, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और यह जो होता है ना, जो आपके वाहन हैं इनके साइलेंसर से निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो इनके साइलेंसर से निकलता है। कि इनके वाहनों के यह विषैली गैस होती है और इससे आँख में जो होती है ना पानी आ जाता है, यह तीक्ष्ण गंध होती है और यह बहुत विषैली गैस होती है, या जहरीली गैस भी इसको बोल सकते हैं। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर गैस की ही बात कर रहा है तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। MIC के नाम से इसको जानते हैं। और मध्य प्रदेश का भोपाल शहर आपको पता होगा। और यहीं पे यह जो काली रात या नाइट, जो आपका ब्लैक नाइट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे एक फैक्ट्री के अंदर से MIC का रिसाव हुआ था और अपार जो वहाँ के कारीगर थे उनकी मृत्यु हो गई थी रात्रि में। और यह कब हुआ था? तो 2 दिसंबर की रात्रि को 1984 में हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस या विषैली गैस के नाम से जानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर ये चीज़ें आपका आ गया तो मैं यहाँ पे क्यों छोड़ूं, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसें, जो आपका ग्रीन हाउस गैसें पूछ देता है कि कौन कौन से हैं या निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसें 4 होती हैं। अगर बात करेंगे तो आपका इसमें कौन कौन सी गैसें हैं आपको पता होना चाहिए। सीएनजी है, इस सीएनजी दोस्तों हम सीएनजी बता रहे हैं, सीएफसी है, इसको क्या बोलते हैं, सीएफसी बोलते हैं, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका नाम होता है। फिर इसके बाद आपका सीएफसी के बाद आपका क्या होता है, आपका CO2 होता है। इसके बाद आपका क्या होता है दोस्तों, CH4 होता है, और इसके बाद आपका N2O होता है। ये सभी क्या होती है दोस्तों, ये आपका ग्रीन हाउस गैसें होती है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, और इसके बाद CH4 मीथेन गैस, और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, N2O। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। इतनी चीजें गैसों से बनता है, इसको आप याद रखेंगे। और आपको पता है ना कि जो ऑक्सीजन होती है ना, वो ऑक्सीजन जो होती है ना, इसको जो व्यक्ति है इसको ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस बोलते हैं। मनुष्य इसको श्वसन में इसका प्रयोग करते हैं, और CO2 को मनुष्य निष्कासित करते हैं। दोनों चीजों को भी आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। और ऑक्सीजन किसी वस्तु को जलने में सहायता प्रदान करती है, और CO2 जो होती है आग बुझाने में इसका प्रयोग करते हैं। और जो इसे आप लोग यहाँ पे N2O देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको हास्य गैस बोलते हैं, या हंसने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको हंसाने वाली गैस होती है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। आपको ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है। आपको पता है जो मंडल है, पृथ्वी से ऊपर की जो मंडलें हैं वह 5 प्रकार की होती है। इनको क्या क्या बोला जाता है, इनको बहिमंडल बोला जाता है। सबसे जो ऊपरी परत होती है इसको बहिमंडल बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है बहिमंडल के बाद आपका आता है क्या दोस्तों, आयन मंडल 2 नंबर पर आता है। फिर आपका 3 नंबर पर मध्य मंडल आता है, 4 नंबर पर समताप मंडल आता है, और 5 नंबर पर क्या आता है, क्षोभ मंडल आता है। सबसे निचली परत क्या होती है, क्षोभ मंडल होती है। याद रखेंगे ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, समताप मंडल में पाई जाती है। मैं ज्यादा समय करने वाला हूं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है। ये बातें याद रखेंगे। ओजोन जो परत है वो O3 की लेयर होती है, ये भी बात को याद रखेंगे। समताप मंडल का हिस्सा होती है, समताप मंडल में वायुयान भी उड़ते हैं, ये बातें याद रखेंगे। रेडियो तरंगे कहाँ पे चलती है, तो आयन मंडल में चलती है। मध्य मंडल जो होता है यह ठंडी परत के नाम से जानी जाती है। क्षोभ मंडल जो होता है यह मौसमी घटनाएं यहाँ पे घटित होती हैं, इसको आप याद रखेंगे। चीजों को ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपरी परत बहिमंडल और सबसे निचली परत क्षोभ मंडल के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी पाई जाती है। जो आपका वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना 0.03% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको 0.034% भी कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। और इसका मात्रा होता है, इसका CO2 का मात्रा होता है, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर नाइट्रोजन की बात करेगा तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कितना परसेंट दोस्तों, 78%। कहीं कहीं पे इसको 78.08 या 09% भी लिखा मिल जाएगा आपको, इस पर भ्रमित नहीं होंगे। आपका जो आपका ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21% या कहीं कहीं पे 20.95% जो करेक्ट मान होता है इतना पाया जाता है। अगर बात आप लोग करेंगे जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। क्या होती है दोस्तों, आपका क्षोभ मंडल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल की जितनी भी जो मौसमी घटनाएं यहीं पे घटित होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 7 नंबर की बात करेंगे दोस्तों कि सबसे अधिक मात्रा में, जो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो आपका क्या है दोस्तों, तो तत्व है वो आपका क्या है, सिलिकॉन है कि आपका ऑक्सीजन है कि आपका एल्युमिनियम है कि आपका लोहा है। तो याद रखेंगे कि जो आपका भूप्रपट्टी है, जो आपकी पृथ्वी है, वहां पे सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह तत्व क्या है दोस्तों, तो वह तत्व का नाम है ऑक्सीजन, जिसको O2 बोलते हैं। ऑक्सीजन है, ये बात याद रखेंगे। ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट, 47% पाई जाती है भूप्रपट्टी में। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका क्या आता है दोस्तों, सेकेंड नंबर पर आपका आता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वो 27.77% पाई जाती है। इसके बाद आपका एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम जो है आपका भूप्रपट्टी में 8% पाया जाता है। फिर इसके बाद आपका लोहा, जिसको Fe बोलते हैं आपका। इसके बाद आपका कैल्शियम हो गया, इसके बाद आपका सोडियम हो गया, इसके बाद आपका पोटेशियम हो गया, इसके बाद मैग्नीशियम हो गया। इसमें जो तत्व है ना इसी क्रम में पाए जाते हैं। ETC और भी तत्वों की मात्रा बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, सबको याद रखेंगे। अगर सब सर्वाधिक की बात पूछता है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, फिर सिलिकॉन की, एल्युमिनियम की, लोहा की, कैल्शियम की, सोडियम की, पोटेशियम
कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, ये सभी मात्राएं भूप्रपट्टी में पाई जाती हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं कि जलवायु तथा मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है, अभी आपको बताए हैं, या जो कहाँ पे होती है दोस्तों, तो क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, याद रखेंगे कई बार तो ऐसा प्रश्न बना कि किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और ऑप्शन में आपका था हरे पेड़, हरी पत्तियां, सूखी पत्तियां, ऐसे था। तो याद रखेंगे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, हरे पेड़ पौधे होते हैं उनमें होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। ये बात को याद रखेंगे। और याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप जो पेड़ पौधे होते हैं अपना किस चीज का निर्माण करते हैं, तो भोजन का निर्माण करते हैं। ये बात को याद रखेंगे, भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखेंगे कि दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, तो वह रंग आपका लाल है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे सूर्य के प्रकाश किरणें या जिसको पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उसमें कितने कलर होते हैं, तो उसमें 7 कलर होते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में VIBGYOR से याद रखते हैं। इस बात को याद रखेंगे। रेड, फिर इसके बाद आपका ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, फिर इसके बाद ब्लू, इंडिको और वायलेट, जिसको बैगनी बोलते हैं। यह प्रश्न बनता है बहुत ज्यादा कि किस रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखेंगे अपने मार्ग से सबसे ज्यादा विचलित होता है, तो कौन सी रंग की किरणें होती है, तो बैगनी। और सबसे कम किसका विचलन होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होने के कारण इसका किसी चीज का सिग्नल, याद रखेंगे सिग्नल किस चीज का बनाया जाता है, तो रेड कलर का बनाया जाता है। ये बात याद रखेंगे। ये बात भी बन सकता है कि जो आपका वर्षा होता है उसके फलस्वरूप इंद्रधनुष जो आसमान में उगती है, इसमें रंगों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसमें इन रंगों में जो इंद्रधनुष ऐसे बनती है, सबसे नीचे क्या होता है, तो सबसे नीचे लाल होता है और सबसे ऊंचे क्या होता है, बैगनी होता है। क्योंकि लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे कम होता है, तो ये अपने मार्ग से बहुत कम विचलित होता है। और सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वह बैगनी होता है। सबसे ऊपर बैगनी और सबसे नीचे क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। इस बात को आपको पता है ना कि अगर आप प्रिज्म देखते हैं और प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को ऐसे गुजारते हैं, तो ये 7 रंगों में ऐसे ऐसे विभक्त हो जाती है। तो आपको पता है ना कि इसमें जो सबसे ज्यादा विचलन होता है ना, वह लाल का, वो सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल का होता है, और सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वह बैगनी का होता है। बात आपको पता है ना, ऐसी चीजों को हम लोग याद रखते हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या बोलते हैं, तो जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह है उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। तमाम गैसों का समूह है, आपको पता है। ऑप्शन नंबर सी अभी बताए भी हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, आपका इसमें और आपका क्या हो गया दोस्तों, आर्गन हो गया, ये सभी चीजें होती हैं। नियान हो गया, थोड़े थोड़े मात्रा में सब चीजें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो पर्यावरणीय सुरक्षा से क्या नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे धारणीय विकास, वनोन्मूलन और वृक्षारोपण, कागज के थैलों का प्रयोग। आपको पता है कागज के थैले का प्रयोग करने से पर्यावरण जो प्रदूषण होता है वह कम होता है। पॉलिथीन की जगह पर जब आप कागज के थैलों का प्रयोग करेंगे तो आपका प्रदूषण पर्यावरण में बिल्कुल कम होगा। वृक्षारोपण से भी प्रदूषण कम होता है। वृक्षारोपण अधिक से अधिक करने से जो आपको पर्यावरण को फायदा मिलता है, जैसे आपका बाढ़ आता है तो मिट्टी का कटाव आदि, ऑक्सीजन की मात्रा, आपका ध्वनि प्रदूषण का कम, ये सब चीजें यहाँ से होती है, तो ये भी आपका लाभप्रद है। धारणीय विकास भी लाभप्रद है, लेकिन याद रखेंगे वनोन्मूलन का मतलब होता है वन की कटाई, और वन का कटाई करने से आपका पर्यावरण सुरक्षा नहीं बढ़ता है, पर्यावरण को हानि पहुंचती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो भौतिक वातावरण का तत्व कौन नहीं है यही बताना है दोस्तों। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि भूमि के रूप नहीं है, कि मिट्टियाँ नहीं है, कि खनिज नहीं है, कि आपका बस्तियाँ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो भौतिक वातावरण का तत्व इसमें से कौन नहीं है, याद रखेंगे बस्तियाँ नहीं है, क्योंकि यह मानव निर्मित होती है, मनुष्य बस्तियों को बसाता है। और आपका खनिज हो गया, मिट्टियाँ हो गया, भूमि के रूप हो गए, सभी क्या हैं दोस्तों, ये आपके प्राकृतिक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेडियो तथा टेलीविजन के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है। आपको पता है रेडियो तरंगे कहाँ पे चलती है, तो आपके आयन मंडल में चलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन यही बताना है दोस्तों। आप देखेंगे जीव और वातावरण के बीच, मनुष्य और वन के बीच, मृदा और जल के बीच, पति और पत्नी
किन्हीं के बीच? सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल जो आपका ऑप्शन कह रहा है कि जीव और वातावरण, किसके बीच दोस्तों? तो जीव और वातावरण के बीच जो परिस्थितिकी होता है ना, वह इन दोनों के बीच क्या है दोस्तों? तो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। जो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना है, इसको प्रस्तावित करने वाले जो आपके पर्यावरणविद हैं वह कौन है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो एजी टांसले साहब हैं। कौन है दोस्तों? एजी टांसले साहब हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने ही 1935 में, कब दोस्तों? तो 1935 में इकोसिस्टम शब्द का, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। किसको दोस्तों? तो इकोसिस्टम शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। कब? तो दोस्तों 1935 में। इस बात को आप याद रखोगे। इन्होंने ही बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं कहां पे? तो पारिस्थितिकी तंत्र में। यह बताने वाले जो आपके पर्यावरणविद हैं एजी टांसले साहब हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का प्रस्तावना इन्होंने ही दिया था। कब दोस्तों? तो 1935 में दिया था। इस बात को याद रखेंगे। अगर प्रश्न ये बना है तो आपको बता दें कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होता है। एक बार का यह प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखेंगे। या इसका यूपी टेट का प्रश्न नहीं है, लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी की बात करें दोस्तों तो वायरस होता है। क्या होता है दोस्तों? तो वायरस होता है। इस बात को याद रखेंगे। जो आपका वायरस होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। यह वायरस को ही क्या बोलते हैं? तो वायरस को विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विषाणु बोलते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। यही बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में आपका सही नहीं है कौन। आगे देखेंगे कि यह जैविक और अजैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। बात तो सही दिख रहा है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। सभी चीजें सही है, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है ना कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है यह बंद तंत्र नहीं होता है, यह खुला तंत्र होता है। यह ऑप्शन गलत है, इसलिए यही कहा होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। यह जो होता है खुला तंत्र होता है। इसमें जो होता है ना दोस्तों, आपको पता है ना कि इसमें उत्पाद पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इस बात को याद रखेंगे। इसमें जो होता है ना पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी पदार्थ होते हैं या जितने भी जीव होते हैं या इस तंत्र में जो निर्जीव या सजीव के जो घटक होते हैं उनके बीच क्या होता है दोस्तों? आदान प्रदान होता है। और यह बंद क्या होता है? यह तंत्र खुला होता है। यह जो बंद नहीं होता है यह तंत्र कैसा होता है दोस्तों? खुला होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप लाइक कर लीजिए। और याद रखेंगे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो आप शेयर करने से हमारा सपोर्ट होगा दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे हमको आपको मदद मिले। आगे चलिए देखते हैं कि रामसर सम्मेलन संबंधित था। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने ले लिया कि जो आपका रामसर सम्मेलन है वह किससे संबंधित है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो रामसर सम्मेलन है वह आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। इस बात को याद रखेंगे। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। इस बात को आप याद रखेंगे। और जो ये सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी, कब दोस्तों? तो 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे हुआ था? तो ईरान में हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पे 1 बाय 1 आपको जो चीजें बता रहा हूँ। चिपको आंदोलन याद रखेंगे। आपसे बहुत बार पूछता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। आपको याद रखना है 1973 में। कहाँ से दोस्तों? तो उत्तराखंड का चमोली जिला का रेडी गाँव। याद रखेंगे उत्तराखंड का चमोली जिला और इसका रेडी गाँव, या इसको रेणी को रेनी भी बोला जाता है, बहुत जगह पे रेनी भी लिखा है। और इसके जो इसके उत्पादनकर्ता कहिए या इसका जो भी कहिए कि जो आपका चिपको आंदोलन के कौन मुख्य उत्पादक करता है या इसके कौन पर्यावरणविद हैं, याद रखें किसके द्वारा ये चलाया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। किसके द्वारा? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और यहीं पे आपको आता है अपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ की कटाई से रोकने से संबंधित है। इसी तरह आप लोग याद रखेंगे अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन भी किससे है दोस्तों? पेड़ कटाई को रोकने से है। और आपको पता है चिपको आंदोलन कहां से हुआ था? तो उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। कब दोस्तों? तो 1973 में। और याद रखेंगे आपका अपिको आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? तो याद रखेंगे यह आपका कर्नाटक से स्टार्ट हुआ है। इसका कब हुआ था? तो 1983 में। किसके लिए चलाया गया था? तो पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए। और इसके जो मुख्य चलाने वाले कौन है दोस्तों? तो पांडुरंग हेगड़े हैं। कौन है दोस्तों? तो इसके है पांडुरंग हेगड़े।
इनका क्या नाम है दोस्तों? पांडुरंग हेगड़े। यही है दोस्तों क्या अप्पिको आंदोलन के प्रवर्तक। इस बात को याद रखेंगे। 1983 में चला गया था। और ये कहाँ पे चला गया था दोस्तों? याद रखेंगे कर्नाटक में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए चला गया था। आगे देखते हैं, कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क, यह काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है दोस्तों? तो यह आपका असम में है। कहाँ पे है दोस्तों? असम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह के गैंडे के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कोई गिर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो जो आपका गिर नेशनल पार्क है यह कहाँ पे दोस्तों? तो यह गुजरात में है। कहाँ पे दोस्तों? तो यह आपका गुजरात में है। किसके संरक्षण के लिए आपसे पूछ सकता है? तो शेर के संरक्षण के लिए, शेर की सुरक्षा के लिए यह पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं गिर नेशनल पार्क। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो असम में। एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे आपको चीजें बता दे रहे हैं, जैसे आप लोगों का काजीरंगा हो गया, गिर हो गया। इसी तरह आपका एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है जिम नेशनल पार्क। याद रखेंगे, जिम नेशनल पार्क है, इसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको एक और अलग तरीके से बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको तुरंत बताइएगा दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है दोस्तों? ये उत्तराखंड में है। इस बात को याद रखेंगे। किसके संरक्षण के लिए आए? तो बाघ के संरक्षण के लिए। याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में और बाघ के संरक्षण के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है ना, उत्तराखंड में आपका फूलों की घाटी, ये आपके लिए उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी हो गया या आपका राजाजी नेशनल पार्क हो गया, दोनों चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ है? तो जो फूलों की घाटी है वह कहाँ है दोस्तों? तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शांत घाटी या शांत वैली के नाम से जानते हैं, साइलेंट वैली के नाम से इसको जानते हैं। तो जो आपका शांत घाटी है कहाँ पे है? तो शांत घाटी आपका केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अब चलिए आ जाते हैं, थोड़ा हम दुधवा नेशनल पार्क को देख लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? बहुत बार ये प्रश्न बना है। तो जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है ना, दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी के कहाँ पे दोस्तों? तो लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे दोस्तों? लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क यूपी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजों को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि कीट भक्षी पादप निम्न में से किस पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता है। सबसे पहले बता दें, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, पादप का मतलब क्या होता है? पौधा। याद रखेंगे, पादप किसे बोलते हैं? तो पौधे को बोलते हैं। तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन किसकी तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए उनके शरीर में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए वे क्या करते हैं? तो कीटभक्षी पौधों का जो पौधे होते हैं वह कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण, अगर कोई कीट उनके पत्तियों पर जाकर बैठ गया तो उस पत्ती के माध्यम से वो क्या करते हैं? उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। और याद रखेंगे, यह जो होते हैं ना कीटभक्षी पौधे होते हैं, यह दलदल पे उगते हैं। कहाँ पे दोस्तों? दलदल पे उगते हैं। और दलदल पर उगने के कारण इनके अंदर जो नाइट्रोजन की कमी होती है और इसकी पूर्ति के लिए यह कीटभक्षी पौधों का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि आपका कहाँ पे दोस्तों? तो जैसे आपका मेघालय में सबसे ज्यादा कीटभक्षी पौधा पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो मेघालय में बहुत ज्यादा ये आपको मिल जाते हैं। और कीटभक्षी पौधों की बात करें दोस्तों, तो जैसे घटपर्डी हो गया और आपका डायोनिया हो गया, ये आपके कीटभक्षी पौधे। जैसे जो आपका घटपर्डी है ना, याद रखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जो आपका घटपर्डी है बहुत ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में शुरू से आप आज तक इसको पढ़े आएंगे। जो आपका घटपर्डी है ये भी आपका क्या है दोस्तों? निफेंथिस है। निफेंथिस अगर आपसे कह दे कि जो आपका निफेंथिस है ये भी क्या है दोस्तों? तो यह आपका कीटभक्षी पौधा है। आपका घटपर्डी है ये भी आपका कीटभक्षी पौधा है। आपका डायोनिया, याद रखेंगे, डायोनिया जो है ना, ये भी आपका कीटभक्षी पौधा है। और ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। दलदली स्थानों पे पाए जाते हैं। दलदली स्थान भारत में सबसे ज़्यादा मेघालय में इनको देखने को मिलता है। ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? जलमंडल है कि जीवोम है कि स्थल मंडल है कि जैवमंडल है? आपको पता है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा है। तो आप लोग ऐसा 19 नंबर का आप नहीं बताएंगे दोस्तों कि अगर आपको पता है कि जो जैवमंडल है पृथ्वी पर आपका 71% जल पाया जाता है तो आप इसको बताएंगे। नहीं, यहाँ पे कहा है दोस्तों सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में आपका पता है ना कि ये आपका जलमंडल हो गया और इसके बाद
बाद ये आपका स्थल मंडल हो गया, और यहीं पे आपका एक क्या हो गया दोस्तों, ये आपका वायुमंडल हो गया, और जो सबको एक दूसरे को काट रहे हैं यही आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जयमंडल हो गया, और यही सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र होता है जयमंडल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जल मंडल के साथ मत जाएंगे दोस्तों, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर आपसे कोई पूछे कि निम्न में से कौन जो है दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। धान का खेत, आपका वन, आपका घास का मैदान, आपका झील। झील भी प्राकृतिक है, घास का मैदान भी प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है, लेकिन धान का खेत किसने, धान की नर्सरी को कौन तैयार करता है, तो मनुष्य तैयार करता है, मनुष्य के विधियों द्वारा उत्पन्न होती है, तो यह जो है कृत्रिम है, यह मानव निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब धान का है तो आपको बता दें धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मेथेन गैस निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पशु होते हैं वह जुगाली करते हैं, जुगाली करने का मतलब होता है ना कि भोजन की पगुरी करना या भोजन को पचाते हैं बाहर निकाल कर, तो याद रखेंगे ये चीजें, जब पगुरी करते हैं कोई पशु तो वहां से भी मेथेन गैस निकलती है। कौन सी दोस्तों, मेथेन गैस। मेथेन गैस को CH4 से दर्शाते हैं, और मेथेन गैस जो होती है ना वो दलदल वाले स्थानों पर निकलती है। दलदल का मतलब हो गया जहां पे कोई पेड़ पौधे की पत्तियां हो गया या सब्जियों के छिलके सड़ रहे होते हैं ना, वहां पे मेथेन गैस निकलती है। याद रखेंगे तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो पर्यावरणीय संकट किसे बोलते हैं, बिना कई चीजें हुए रटी रटाई चीज है यूकेलिप्टस, इसको क्या बोलते हैं, सफेदा बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय संकट। और यह जो होता है ना मिट्टी को बंजर भूमि में परिवर्तित कर देता है, बंजर भूमि में। इसके उत्पादन में बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें जो होती है पृथ्वी पर काफी नीचे तक गई होती हैं। याद रखेंगे मिट्टी के अंदर सबसे नीचे तक इसकी जड़ें होती हैं, पानी की इसे बहुत आवश्यकता होती है, मिट्टी को यह बंजर में कन्वर्ट कर देता है, इसे यूकेलिप्टस या सफेदा का नाम देते हैं। और यह जो है पर्यावरणीय संकट के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से बहुत सी चीजें मैं आपको बता दूं, अगर पौधे से बना है तो एक बार तो आपका बन जाता है तुलसी से। तुलसी क्या है दोस्तों, तो इसे भारतीय या हिंदू धर्म में इसका हिंदू धर्म में पूजा किया जाता है। ऐसा प्रश्न बन जाता है कैसा ऐसा पौधा है जिसका हिंदू धर्म में पूजा करते हैं और इसका हम औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इसका पूजा भी करते हैं हिंदू धर्म में, और इसका प्रयोग हम औषधि में भी करते हैं, जुखाम आदि में इसका हम सेवन करते हैं। याद रखेंगे ये तुलसी है, इसका हम घरों या आंगन में लगाकर इसका पूजा पाठ भी करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। इससे हमें बहुत काफी मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति होता है। अगर ऑक्सीजन की बात है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किससे मिलता है, तो पीपल के वृक्ष से मिलता है। याद रखेंगे ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज्यादा O2 किससे मिलता है दोस्तों, तो पीपल से मिलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं कि जैसे आपको एक वृक्ष का और नाम ले रहे हैं, जैसे नीम कहता है दोस्तों, नीम का भी पूजा होता है हिंदू धर्म में, पूजा नीम की वृक्ष की भी होती है। लेकिन नीम का जो वृक्ष होता है ना यह जैविक रूप से कीटनाशक होता है। याद रखेंगे जैविक रूप से कीटनाशक पौधा का नाम बताएं तो जैविक रूप से जो कीटनाशक पौधा होता है नीम होता है। जहां कहीं भी कीटनाशक कोई फसल में लग जाती है तो नीम के पौधों को, नीम की जो बीज होते हैं उनको पीस कर या उनका पेस्ट बनाकर हम लोग क्या करते हैं, फसलों में छिड़काव करते हैं। ये बात को याद रखेंगे। जो नीम का पौधा होता है जैविक कीटनाशक में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे बहुत से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे ऐसे पूछ दे कि सदाबहार वन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि सदाबहार वन किसे कहते हैं। तो जो सदाबहार वन होते हैं ना वो सदा हरा भरा रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों, तो हरा भरा रहते हैं। तो सदाबहार वन उसे कहेंगे जहाँ पे जो पूरे वर्ष क्या होती है, बारिश होती है, वर्षा होती है। याद रखेंगे। और वहाँ पे क्या हो दोस्तों, वर्षा हो और वहाँ पे तापमान बना रहे। तो याद रखेंगे तापमान का मतलब सूर्य की प्रकाश किरणें मतलब हरदम मिलती रहे। तो जब सूर्य की प्रकाश किरणें मिलती रहेंगी तो आपको पता है कि सूर्य की प्रकाश किरणें मिलती है तो पौधे क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और वर्षा होगी तो यहाँ से जल को उन्हें प्राप्ति होगी। तो ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं, हरा भरा पौधा, और इन्हीं को सदाबहार वृक्ष बोलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे कॉइन बन जाए कि सदाबहार वृक्ष में वर्षा कितनी आवश्यक होती है, तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर आपसे ये कहा है कि पर्यावरण का संकट किसे माना जाता है, उसी तरह आप लोगों से एक प्रश्न और बन जाता है कि याद रखेंगे पश्चिम बंगाल का संकट किसे बोलते हैं। तो ये बात याद रखना है, प्रश्न आपका बना है तब मैं इसको बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का संकट जो होता है ना, पश्चिम बंगाल का जो संकट है जलकुंभी को बोलते हैं। किसको दोस्तों, जलकुंभी को। जलकुंभी जो होती है ना इसको हम जली पौधा के नाम से जानते हैं।
हैं या जल में उगती है, और जहाँ पे उगती है वहाँ का जो जल का पर्यावरण उसकी सतह होती है ना, उसको चारों तरफ से घेर लेती है। जो अंदर की मछलियाँ होती है ना, वह जो होते हैं गलफड़ों के माध्यम से जरूर सांसें लेती हैं मछलियाँ, लेकिन वो मरने लगती हैं। जो ऑक्सीजन होता है ऊपर से नीचे का आदान प्रदान ऑक्सीजन का नहीं होता है, और पानी को गंदा कर देती है, और जलकुंभी में बहुत से ज़्यादा मच्छर पनपते हैं। इस कारण पश्चिम बंगाल को आतंक या पश्चिम बंगाल को जलकुंभी को संकट बोलते हैं। याद रखेंगे, जब पश्चिम बंगाल का संकट किसे बोलते हैं तो जलकुंभी को बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आपको मैंने कीटभक्षी पौधा बता दिया कि कीटभक्षी पौधे वे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए वह क्या करते हैं, तो वह कीटों या पतंगों का सेवन करते हैं। जो कीट पतंग उनके पौधे की पत्तियों पर चला जाएगा, उसका वो जैसे घड़े नुमा बनाकर उसका भक्षण कर लेते हैं, और उससे वे नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा कर लेते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आपसे एक बार मैं बता दूं, एक बार प्रश्न बना है जो आप लोग देखे भी होंगे, बांस का नाम सुने हैं दोस्तों। बांस क्या है, पौधा कौन सा पौधा है, तो बांस पौधा नहीं होता है। बांस को झाड़ी में हम गिनते हैं, या पेड़ों में नहीं गिना जाता है। बांस को किस में हम गिनते हैं दोस्तों, तो झाड़ी में गिनते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। आगे देखते हैं, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। याद रखेंगे 22 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इकोटोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। इसमें एक समुदाय दूसरे से मिलते हैं, इसी कारण इसको दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र बोलते हैं। इसमें समुदायों का क्या होता है दोस्तों, तो इसमें समुदायों का मिलन होता है। दो समूहों का क्या होता है, मिलन होता है। अगर आपको बोले कि इको टाइप क्या होता है, तो इको टाइप जो होता है ना, विशेष प्रकार के जीवों का समूह होता है, या विशेष प्रकार के जीवों का समूह होता है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे। इको टाइप जो होता है विशेष प्रकार के जीवों का समूह कहलाता है, और जो इकेड होता है कोई एक विशेष कोई इसका मतलब नहीं होता है। और जो इकोस्फीयर होता है ना, इकोस्फीयर के बारे में आपको पता है कि जहां पे जीवन संभव होता है, जीव मंडल के सभी पारिस्थितिकी तंत्र इसमें सम्मिलित होते हैं, इसको हम लोग इकोस्फीयर का नाम देते हैं। और इसका यही होगा कि दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या होता है, तो इकोटोन होता है। और इकोटोन में क्या होता है, दो समुदायों का मिलन होता है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 23 नंबर की कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताना है, आपको बताना है दोस्तों। सबसे बड़ा है तो सभी, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है दोस्तों कि सबसे बड़ा क्या है, समुद्र है, क्या आपका घास के मैदान है, क्या आपका वन है, क्या आपका पर्वत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे बड़ा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, वह समुद्र है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जो जल की मात्रा है 71% भागों पर है, और आपका 29% भागों पर क्या है दोस्तों, आपका स्थल है। ये बात को याद रखेंगे। जल की मात्रा सबसे ज्यादा है दोस्तों, 3 भाग पर जल तो 1 भाग पर क्या है दोस्तों, स्थल है। इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। और इसी कारण जो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र किसको बोलते हैं, तो समुद्र को बोलेंगे यहाँ पे, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि परितंत्रों की घटती उत्पादकता के निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। घटती उत्पादकता, याद रखेंगे, घटती उत्पादकता, तो इसमें से कौन आपका सही होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो उत्पादकता होती है ना, घटती उत्पादकता की बात पूछा है, तो घटती उत्पादकता सबसे कम होती है महासागर की, फिर झील की, घास के स्थल की, फिर मैंग्रोव की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वायु एक है। वायु क्या है, यौगिक है कि तत्व है कि मिश्रण है कि विद्युत अपघट्ट है। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, आप पढ़ते आए हैं कि वायु क्या है, अनेक गैसों की मिश्रण है। क्या है दोस्तों, तो वायु अनेक गैसों की मिश्रण है। इसमें आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसमें आपका हीलियम पाई जाती है, नियान पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, क्रिप्टान पाई जाती है, जिनान पाई जाती है, मेथेन गैस पाई जाती है। सब थोड़ी थोड़ी मात्राओं में पाई जाती है। तो वायु क्या है दोस्तों, तो यह अनेक गैसों की मिश्रण होती है। मुख्य रूप से वायु में आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, और इसके बाद आपका आर्गन हो गया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, मतलब इतने गैसें मुख्य रूप से पाई जाती है। आपको पता है ना कि ऑक्सीजन को प्राणदायिनी या जीवनदायिनी गैस का नाम देते हैं, और इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है, ऑक्सीजन का कि कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होती है वो 78% पाई जाती है, या 78.08 या 09% भी इसको बोलते हैं, पता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 जिसको बोलते हैं 0.034% पाई जाती है। ऑक्सीजन आपका 21% पाई जाती है, या 20.95% पाई जाती है। आपका आर्गन हो गया 0.93% पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे देखते हैं कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, जिसको पेड़ पौधे का नाम देते हैं, समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आपका क्या नहीं मिलेगा दोस्तों, आपका ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आपको पता है ना कि डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों, आपको पता है ना कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पौधे होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पौधे नहीं दोस्तों, मनुष्य होंगे, वह श्वसन की क्रिया नहीं कर पाएंगे और उनका क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। जो आपका पेड़ पौधे होते हैं ना, वह क्या करते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की, किसकी दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण करते हैं, तो भोजन के निर्माण करते हैं। और जो मनुष्य कौन सी गैस निर्मुक्त करता है, आपको पता है ना, CO2। जब मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है तो पेड़ पौधे जो होते हैं CO2 का प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने के फलस्वरूप कौन सी गैस निकालते हैं, तो O2 गैस निकालते हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको बता दे रहा हूं। देखिए जब आप देखेंगे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो आपकी इसमें 6CO2 और प्लस 6H2O आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जब अभिक्रिया होती है तो C6H12O6 और इसके बाद आपका 6O2 बनता है। यही आपका ऑक्सीजन गैस क्या होती है दोस्तों, निर्मुक्त होती है। ये पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन को निकालते हैं और किसका ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार हमको मिलता है, यही प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां अगर समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी होगी। कमी का बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीना संभव नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, आप लोग जानते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर की बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करता है, अभी आपको बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का अवशोषण करता है, यह कार्य तो हो गया दोस्तों। इसका है शोर का अवशोषण करता है, आपको पता है ना ग्रीन मोफलर किससे संबंधित है, तो आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इस बात को याद रखेंगे, वहीं पर मैं आपको पढ़ाया था। तो ये शोर का अवशोषण करता है, याद रखेंगे। वायु प्रदूषण करता है, जो पेड़ पौधे होते हैं बिल्कुल नहीं करता है दोस्तों, तो याद रखें नहीं करता, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की विमुक्ति करता है, बिल्कुल करता है, ऑक्सीजन निर्मुक्त करता है, ये बात तो आपको सही होगा। लेकिन आपका सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, इसलिए इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। आगे देखते हैं कि जैव विविधता निर्भर करती है। तो जो आपकी जैव विविधता होती है वो किस पर निर्भर करती है, जलवायु पर निर्भर करती है। आपका जलवायु पर जैव विविधता बिल्कुल निर्भर करती है, तापमान पर भी करती है, आपका आर्द्रता नमी पर भी करती है, और उपयुक्त सभी। याद रखें जब हम तीनों पर करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जैव विविधता इन तीनों पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा। आप देखेंगे घास, याद रखेंगे घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, बात तो सही है। यहाँ पे देखेंगे घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डा को सर्प खाएगा, और सांप को मेढक खाता है, बिल्कुल नहीं खाता है। जो मेढक क्या होता है, मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। आपको आप तो पढ़े हैं, एक दुआ था कि हरि को खोजन हरि चले हरि के पास, हरि ने हरि को हर लिया हरि हो गए उदास। मतलब इसका मतलब ये था ना कि जो आपका सांप है ना वह मेढक को पकड़ लेता है तो मेढक क्या हो जाता है दोस्तों, उदास हो जाता है। आप बताइए जब मौत के मुंह में मेढक को जाना है तो उदास तो होइबे करेगा, टर टर बोलता रहता है, आपको पता है। तो आपको बी नंबर आपस में बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको पता है टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को घास खाती है, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। टिड्डा को सर्प खाता है, सर्प को मेढक खाता है, मेढक को घास खाती है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है ना खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है कि घास को कौन खाएगा, घास को टिड्डा खाएगा, देखते हैं, और टिड्डा को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा, और मेढक को फिर बाद में कौन खा लेगा, तो सर्प खा लेगा। तो यह आपका खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, आपको बताना है। उसी से रिलेटिव ये भी प्रश्न बना। आप देखेंगे घास का गेहूं का आम से संबंध, घास को बकरा खाएगा, बकरा को आदमी खाएगा, बात तो ये वाला सही है। अब बकरा को कौवा खाता है, कौवा को हाथी खाती है, बिल्कुल गलत हो गया। घास को मछली खाती है, मछली को बकरा खाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पता है ये भी आपका ऑप्शन नंबर ये भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट मिल रहा है। घास को बकरा खाएगा, बकरा को आदमी खाएगा, एक खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें तो आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों, शाकाहारी आप लोग जानते हैं, शाकाहारी उससे कहते हैं ना कि जो पेड़ पौधे की पत्तियों का भोजन वो करते हैं। शाकाहारी जीव या जंतु वे कहलाते हैं जो पेड़ पौधे की हरी पत्तियां का भोजन या ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद मांसाहारी आता है जो मांसों का सेवन करते हैं, ठीक। इसके बाद आपका सर्वाहारी आता है, जो सर्वाहारी आता है, तो जो सर्वाहारी होते हैं ना या मांस और शाकाहारी दोनों का सेवन करते हैं। आपको पता है ना, जो शाकाहारी जो होते हैं पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं, तो मतलब कि जो शाकाहारी का भी भोजन खाएंगे और मांसाहारी का भी भोजन खाएंगे, इनको क्या बोलेंगे दोस्तों, सर्वाहारी बोलेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे।
चलिए अब आपको हम बताते हैं, जैसे आपको ये भी बन जाता है बहुत ज़्यादा कि उत्पादक किसे बोलते हैं। तो जो उत्पन्न करते हैं उसे हम उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक प्रथम उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक होते हैं। इसके बाद आपका उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं ना, वह उत्पादन की गई चीज़ों का विभक्षण करते हैं, उसको उपभोक्ता बोलते हैं। और इसके बाद लास्ट में एक चीज़ आता है जिसको अपघटक बोलते हैं। अपघटक क्या होते हैं? इसको पर्यावरण का सफाई कर्मी बोलते हैं। याद रखेंगे, अपघटक जो होते हैं ना, इसको गिद्ध जो होता है ना, इसको पर्यावरण का सफाई कर्मी का संज्ञा देते हैं। गिद्ध जो होता है ना मांसाहारी होता है, और जो अपघटक होते हैं ना, पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु मरते हैं उनका ये लोग क्या करते हैं दोस्तों? भक्षण कर जाते हैं, इनको खा जाते हैं। इसलिए इनको पर्यावरण का क्या बोलते हैं? पर्यावरण का सफाई कर्मी बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक उत्पादक है। मानव जो होता है दोस्तों उत्पादक होता है। याद रखेंगे, उत्पादक का काम कौन करता है? तो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, पादप जो होते हैं ना, पादप को उत्पादक का रूप हम बोलते हैं, इसे याद रखेंगे। तो ये खाद्य श्रृंखला में मानव एक उत्पादक है कि केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, कि केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, कि प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। आपको पता है ना कि प्राथमिक उपभोक्ता का भी भोजन खाता है मनुष्य, और द्वितीयक उपभोक्ता का भी मनुष्य खाता है। इसको सर्वाहारी श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। आपको पता है ना कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सहायक है, कौन नहीं सहायक है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, तो आपको मिल जाएगा। आपका जो चना होता है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। मटर भी होता है, सेम भी होता है, लेकिन आपका धान नहीं होता है। तो कौन सहायक नहीं है? तो धान आपका सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है ना कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इन सब में क्या होता है दोस्तों? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है। इस बात को याद रखेंगे। चना में, मटर में, सेम के सभी के जो चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, ये क्या है? तो यह फलीदार क्या है दोस्तों? तो ये फलीदार क्या है? फसलें हैं। क्या है? फलीदार फसलें हैं, और सब में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। और राइबोजियम जो आपका राइजोबियम जीवाणु होता है सभी में पाया जाता है, और नाइट्रोजन को स्थिर रखता है, लेकिन आपका धान में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर की बात करेंगे, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो जो प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं? तो शाकाहारी आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं। ये बात आपको पता होगा, जो हरे पेड़ पौधे शाकाहारी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। अब वीडियोस को हम बहुत तेज़ी से ख़त्म करना चाह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो पढ़ाने में या पढ़ने में सभी चीज़ें में बोरिंग महसूस होता है। इसलिए चीज़ों को आप ध्यान से देखते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करके प्यार दुलार देंगे दोस्तों, क्योंकि आपका एक वीडियो बनाने से एक वीडियो में आप एक लाइक करते हैं दोस्तों, तो उससे हमें तमाम वीडियो बनाने की मोटिवेशनल प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, शोषण, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी की क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्गत करती है? आपको यही पता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वायुमंडल में CO2 निकलता है? नहीं निकलता है दोस्तों। याद रखेंगे, वायुमंडल में क्या निकलता है? O2 निकलता है। तो जहां जहां आपका एक है ना दोस्तों, उसको काट दीजिए। एक तो होगा नहीं, आप देखें यहाँ पे भी एक होगा नहीं। अब आपका क्या बच रहा है? 2, 3, 4 और या तो 2, 3। आप देखेंगे आपका श्वसन, यहाँ पे देखेंगे आपका शोषण है, यहाँ पे क्या है? जैव पदार्थ का अपक्षय है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। तो जब इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? आपका जो श्वसन है, इसमें भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त होती है। आपका जैव पदार्थ का अपक्षय है, यहाँ इसमें भी होती है। ज्वालामुखी क्रियाएं हो गई, इसमें भी होती है। तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर आपको श्वसन के बारे में नहीं पता है तो इस चीज़ को याद रखना, श्वसन में भी CO2 का व्यक्ति क्या करता है दोस्तों? निष्कर्षण करता है। याद रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणु है राइजोबियम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे आपका राइबोजियम बिल्कुल करेक्ट है। क्लोरोबियम ये भी होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु है। और एजोटोबैक्टर भी ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में। सौर विकिरण आपको पता है दोस्तों, सौर विकिरण सूर्य से प्रकाश जो उष्मा होती है, इसी को सौर उष्मा या सौर
विकिरण का नाम देते हैं और इसका प्रयोग कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो जल चक्र में होता है। वर्षा की जलें वाष्प के माध्यम से कहाँ पे जाती हैं, तो आपका वाष्पन के रूप में चली जाती हैं आपका, और वहाँ से फिर बारिश का रूप धारण करके आपका पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहा जाती है, जल चक्र कहलाती है। वायुमंडल से आपका पृथ्वी पर आना, ये जल चक्र में सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आगे देखते हैं, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, क्या आपका वायुमंडल के नमी पर, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता या नमी पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की आर्द्रता या नमी पर करती है। निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? आपको बताना है दोस्तों, लानोस घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपका दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जाति विविधता पाई जाती है? तो जो आपका जाति विविधता कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, तो पर्णपाती वन में कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कि मरुस्थल वन में कि घास स्थल वन में? तो आपका जाति विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो जैव विविधता या जाति विविधता दोनों सेम है दोस्तों। तो जैव विविधता अगर पूछे या जाति विविधता पूछे, केवल एक प्रश्न को घुमाने का रूप दे दिया, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लानोज तथा कंपास घास किस बायोम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या किस बायोम के अंतर्गत आते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, लानोज तथा जो कंपोस्ट घास के बायोम है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ये भी चीज़ों को आप ध्यान रखते रहेंगे। और ये आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा बायोम क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो विषुवत वर्षा वनों को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम सेलवास के नाम से जानते हैं। सेलवास के नाम से, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम सेलवास के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित है। तो जो आपका एबोनी हो गया या आपका महोगनी वृक्ष हो गया, इसका जो संबंध होता है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर पूरे साल वर्षा होती है और जहां पे धूप या तापमान जो होती है वो मिलती रहती है। याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं एबोनी और महोगनी को। याद रखेंगे, ये हरदम हरे भरे रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं? यहाँ पे देखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण मतलब कि आर्थिकता का मतलब यहाँ पे दोस्तों है ना कि यहाँ पे धन का उपार्जन से संबंध रखता है, जहाँ पे आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। मतलब कौन ऐसे वृक्ष हैं, कौन ऐसे वृक्ष को आप ध्यान में रखेंगे जिससे आप लोग धन का उपार्जन करेंगे। और याद रखेंगे, धन का उपार्जन करने वाले वृक्ष आपका ज्वारी वन होंगे कि कांटेदार वन होंगे कि सदाबहार वन होंगे कि पतझड़ वन, जिसको पतझड़ बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, पतझड़ वन। और यही सही आपका आंसर हो जाएगा। जो पतझड़ वन होते हैं ये अपने पत्तियों को या अपने जो क्या होती है टहनियों को गिराते रहते हैं। पेड़ की जो शाखाएं होती हैं ये टूट टूट कर गिरती रहती हैं और इसी को पतझड़ वन बोलते हैं। इनके पत्ते जो होते हैं गिरते रहते हैं और इसका प्रयोग जो होते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। और याद रखेंगे, आर्थिक रूप से इनसे हम लोग क्या करते हैं, धनों का उपार्जन करते हैं। जैसे महंगे वृक्ष हो गए, जैसे सागवान हो गया, आपका महोगन का हो गया, आपका ऐसे ऐसे जो वृक्ष होते हैं ना, इनके जो क्या होती हैं, इनके जो टहनियाँ होती हैं या इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं और इन्हीं को बोलते हैं पतझड़ वन। और ये आर्थिक दृष्टिकोण से हमें लाभ पहुंचाते हैं, मतलब पैसे रुपया हमें मिलता है। इस बात को याद रखेंगे। हमारा जो समाज है इनको इनकी टहनियों को बेच बेच के पैसा कमाता है, ठीक है ना। तो आर्थिक रूप से सबल बनता है समाज। आगे देखते हैं कि साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। 46 नंबर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका साल हो गया, आपका सागौन हो गया, आपका शीशम हो गया, या मानसूनी क्षेत्र के वृक्ष पाए जाते हैं, मानसूनी बायोम के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप आगे देखेंगे, रेडियर किस बायोम का जंतु है। जो रेडियर होता है ना, ये ठंडे क्षेत्र से संबंधित जो टुड्रा बायोम होता है ना, याद रखेंगे रेडियर किस क्षेत्र बायोम का जंतु है, तो यह टुड्रा बायोम का है। जंतु जो होता है ना, ठंडे प्रदेशों में रहना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। और ठंडे प्रदेश में जो पेड़ पौधे की छोटी छोटी क्या होती है दोस्तों, शाखाएं होती हैं और इनसे क्या करता है, अपने जीवन का भक्षण करता है, मतलब इनकी पत्तियों को खाता है। तो रेडियर किस बायोम का जंतु है, तो यह टुड्रा बायोम का जंतु है। जहाँ पे ठंडी पड़ती है और जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनकी कद छोटी होती है। और जो आपके ये रेडियर जंतु हैं, ये क्या करते हैं कि इनके पत्तियों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं।
आगे देखते हैं कि भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो याद रखेंगे 48 नंबर को आप ध्यान से देखेंगे तो जो भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो पहले था वो आपका अरुणाचल प्रदेश था, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश न रखे अब क्या हो गया है, मध्य प्रदेश हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा सघन वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, सबसे ज्यादा दो चीजें हैं कहीं पे ऐसे प्रश्न बन जाता है कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं और कहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। आगे देखते हैं 49 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी के फेफड़े के नाम से किसको हम जानते हैं, तो आपका पृथ्वी का फेफड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को बोलते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, हरे पेड़ पौधे सदा क्या रहते हैं, जो पेड़ पौधे सदाबहार होते हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं हरदम हरी भरी रहती हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं पृथ्वी का वह स्तर जहां पे जीवन अस्तित्व विद्यमान होता है, जहां पे जीवन पाया जाता है। तो पृथ्वी का वह स्तर कौन है दोस्तों, तो जयमंडल है। यहाँ पे जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पे आपका स्थल, यहाँ पे आपका वायु और आपका यहाँ पे जो भी चीजें हैं, स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, सभी मिलती हैं। तो जयमंडल में क्या है दोस्तों, जीवन विद्यमान है। इस बात को याद रखेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हमने कवर किया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।